हम इस समय सारीपुत्र स्तूप पे, ये देखिए हमारे पीछे। और जो खास ये बड़ा कुआं था जो अब ऑलमोस्ट सूख गया। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं उनमें जो मुख्य चैत्य है, इसका आकलन आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ खड़े हो। ये किसी ब्लॉग में या किसी इंस्टाग्राम में इसको आप आकलन नहीं कर पाएंगे कि ये इसकी जो भव्यता है वो किस तरीके से है। इसमें इसके जो कमरे हैं काफ़ी बड़े हैं। और तो हम आप पहुँचे नालंदा विश्वविद्यालय की उस समय की किचन में, और कितनी भव्य किचन है। देखिए कितना मैसिव किचन, कितने हजारों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खाना बनता रहा होगा। दूर गांव, दूर देश और अपने घर हिमालय में अनोखी जगह और अनूठी यात्राओं पे आपका साथी और सहयात्री मैं राजीवा। नमस्कार। आज अपने अनोखी जगहों की सीरीज़ में मैं आपको लेके आया हूँ। बहुत ही विचित्र जगह, बहुत ही अनूठी जगह, और ये है नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये विश्वविद्यालय अपने समय में जो 4th सेंचुरी से चालू हुआ था बनना और 8th सेंचुरी तक बनता रहा, और दुनिया भर के इसमें स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने आए थे, जिसमें वेन सांग, फाहियान और बहुत सारे कई उस समय की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती थी। पर आज उसके सिर्फ अवशेष हैं। तो आज मैं आपको यात्रा करा रहा हूँ नालंदा के अवशेषों की। हम इस समय नालंदा में, और जैसा कि आपको बताइए कि नालंदा फेमस है यहाँ के रेमिनेंट्स जो अवशेष हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ये पूरा का पूरा बहुत ही विशाल एक एरिया है जो जहाँ पे यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं उस समय। और ये भारत के इतिहास का एक बड़ा गोल्डन टाइम था, और वेन सांग और कई चीनी यात्री जो 6th और 4th और 8th सेंचुरी में यहाँ बहुत सारे ये भिक्षु या सीकर्स या स्टूडेंट्स जो और देशों से भी यहाँ आए, उन्होंने अपने किताबों में इसका जिक्र किया था कि किस तरह की विशाल यूनिवर्सिटी थी अपने आप में। और मेरे साथ हैं इस समय मेरे बहुत ही पुराने मित्र जतन शुक्ला जी, जिन्हें हम प्यार से पप्पू भाई भी बोलते हैं। तो ये इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहीं पढ़े और यहीं बड़े हुए, और ये कई भाषाओं के चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन के विद्वान हैं। और ये आज मैं इनको लेके आया हूँ ताकि ये हमें कुछ एनलाइटन कर सकें, इस इलाके के बारे में बता सकें कि क्या क्या यहाँ पे था और किस तरीके से था और अब क्या है। तो पप्पू भाई बताइए यहाँ के बारे में। इसे लोग नालंदा के नाम से जानते हैं। नालंदा 2 शब्दों का संग्रह है, नाल और दा। नाल लोटस फ्लावर, कमल के फूल को कहते हैं, जो कि विद्या का एक सिंबल है। दा मीन्स देना हुआ। जहाँ विद्या का दान मिलता हो उस जगह को अभी फ़िलहाल नालंदा, पूर्व में भी नालंदा कहा जाता था। उस समय का ये बड़ा मशहूर, पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं पूरे विश्व प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय में प्रांगण में हम लोग हैं। सामने में जो दिख रहा है स्तूप, वो बुद्ध के परम निकट रहने वाले शिष्य जो नालंदा के निकट गांव में ही पैदा हुए थे, और बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के सेवा, बुद्ध के मार्गों पे चलते हुए बुद्ध के पहले उनका निर्माण हो गया था, जिसके कारण बुद्ध के समय में ही यहाँ पे सिर्फ एक स्तूप का निर्माण किया गया बुद्ध अनुयायियों द्वारा।
उस आगे चलकर कालांतर में विभिन्न राजाओं ने आकर उस स्तूप के ऊपर अपना एक स्मृति चिन्ह बनाते हुए, जिसके कारण ये स्तूप कालांतर में बहुत बड़ा और नालंदा खंडहर का एक हाईलाइट केंद्र बन गया। इसे सारिपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये विश्वविद्यालय 2 भागों में विभाजित है। पहला महाविहार, जिसे भिक्षु और विद्यार्थी, बाहर से आए हुए विद्यार्थी रहने और पढ़ने के उपयोग में लाते थे, उसे महाविहार कहा जाता है। दूसरी और आप देखेंगे चैत्य, जिसे चैत्य कहा जाता है, जहाँ भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की विभिन्न पोस्चर में बुद्ध की प्रतिमाएं रखी मिलेगी। वो क्षेत्र चैत्य के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस नालंदा महाविहार को 2 क्षेत्रों में कहा जा सकता है, महाविहार क्षेत्र और चैत्य क्षेत्र। जो आप आगे चल के बाईं ओर मुड़ेंगे तो ये सारी गैलरी आपको एक तरफ चैत्य, एक तरफ विहार, जिसके क्रमांक, हर एक विहार के ऊपर क्रमांक और चैत्य के ऊपर भी क्रमांक है, जो 1 से 12, 14 तक महाविहार हैं फिलहाल, और 1 से 11 तक चैत्य के क्रमांक अलग अलग आपको आकार में दिखेंगे। तो मोस्टली ये अगर देखा जाए तो ये बुद्ध काल में न यहाँ यूनिवर्सिटी थी न कुछ था, ये प्लेन लैंड था। सिर्फ बुद्ध के वर्षावास व्यतीत होने कारण सारिपुत्र की मृत्यु पहले हो गई, इसलिए इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। बाकी क्षेत्र जो है वो 5वीं सदी से लेके 10वीं सदी तक इसका पूरा उत्कर्ष काल रहा है। उसके बाद इसका डे बाई डे गिराव आ गया। कारण ये था, उस समय मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा कई बार तोड़ा गया। लास्ट में 1203 में मुस्लिम प्रकांता आकर बख्तियार खिलजी ने इसके अंदर 3 लाइब्रेरी थी, रत्नजली, रत्नदधी और एक लाइब्रेरी और थी, जो लगातार आग के कारण, किताबों के संग्रह ज़्यादा होने के कारण लगातार उसमें 6 महीने तक आग चलती रही थी। यही फिलहाल इसके कारण लोग यहाँ बहुत संख्या में टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट आते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं। ये था सारिपुत्र का जो स्तूप था, और अब हम आपको ले चलते हैं पूरा का पूरा एरिया दिखाने के लिए कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में क्या क्या था। अब जो भी है रिमेन्स हैं और अवशेष बचे हुए हैं, तो फिर भी उन अवशेषों में हम कुछ हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश। तो हम इस समय सारिपुत्र स्तूप पे, ये देखिए हमारे पीछे। अगर आप यहाँ एक्चुअली में रियलिटी में आप यहाँ आए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस आर्किटेक्चर को देख के। और ये देखिए कि उस समय वो भगवान बुद्ध की, देखिए पूरी हर मुद्रा में स्टैच्यू लगी हुई है ऊपर। स्तूप का जो हिस्सा है वो देखिए ज्ञान मुद्रा में है, फिर एक वो वज्रासन में भी है उधर, और काफ़ी सारी स्टैच्यू लगी हुई हैं। और ये गुप्ता डायनेस्टी में और फिर आगे धीरे धीरे और डायनेस्टीज़ में इसमें विस्तार उतरा। सारिपुत्र जो भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, जो यहीं एक गांव से थे, जैसा पप्पू भाई ने बताया हमारे को। पप्पू भाई और बताइए इसके बारे में थोड़ा। मुख्यतः ये गुप्त राजाओं के द्वारा शुरुआत इसकी हुई, जो 5 से 7 तक चली। उसके बाद पाल वंश का नया आगमन हुआ। पाल वंश के राजाओं ने भी इसको 7 से 10वीं सदी तक लंबी पारी खेली उन्होंने। उसके बाद आक्रांताओं का आगमन हुआ, जिसके कारण 1203 में यह क्षतिग्रस्त हो चुका पूर्ण रूप से। इसमें मुख्यतः आप मूर्तियां जो देख रहे हैं 7 से 9वीं सदी की गुप्त राजाओं द्वारा निर्मित विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की, सारनाथ मुद्रा हो या भूमि स्पर्श, अभय मुद्रा, ये इन सारी विशेष मुद्राओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से ये स्तूप जो बुद्ध के समय ही निर्मित स्तूप है, बाद में आकर विभिन्न राजाओं ने इसको बड़ा आकार दिया और विभिन्न मुद्राओं के बुद्ध मूर्तियों का आकलन किया, ऐसा ये कहा जाता है। क्योंकि ये सारिपुत्र की जन्मस्थली और मनन स्थली दोनों यहीं थी, इसके कारण बुद्ध ने
उसके अनुयायियों ने सब प्रथम सारिपुत्र स्तूप का निर्माण किया था। आइए आपको और दिखाते हैं पास से। मैं आ पहुंचा हूँ अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं उनमें जो मुख्य चैत्य है। चैत्य का मतलब एक टेम्पल समझिए या थोड़ी बहुत मोनास्ट्री समझिए, जिसमें मॉन्क्स और जो उनके अनुयायी थे बैठ के मेडिटेशन और उपदेश चलते थे, जो सुनते थे। तो इस पर देखिए पूरा ब्रिक वर्क है, जो उस समय का सेटलमेंट पैटर्न के हिसाब से ब्रिक वर्क ही यूज़ होता था उस सेंचुरी में। ये बात है 4th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक, और बहुत ही फाइन वर्क हो रखा है। और आप देखिए ड्रेनेज का भी कितना बढ़िया ध्यान दिया गया है, और ये छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे और स्टैचू या उपदेश उन्होंने लगा रखे थे। और ये देखिए, तो इसका आकलन आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ खड़े हो। ये किसी व्लॉग में या किसी इंस्टाग्राम में इसको आप आकलन नहीं कर पाएंगे कि ये इसकी जो भव्यता है वो किस तरीके से है। तो कभी आप टाइम निकालिए तो आइए नालंदा, और ये जो हमारी भारतीय इतिहास का जो गोल्डन पीरियड है, जो हमारी ये धरोहर है, इसका कभी मज़ा लीजिए और देखिए हम कितने गौरवशाली इतिहास के लोग हैं, और फॉर विच यू कैन बी प्राउड ऑफ एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ। आइए अगले उसमें चलते हैं। ये भी मुख्य चैत्य का ही फ्रंट पार्ट है, और ये देखिए यहाँ पे ब्रिक वर्क जो है, आपको पता चल जाएगा कितना पुराना ब्रिक वर्क है। और ये देखिए स्टेयर्स हैं, ये नई स्टेयर्स हैं, और साइड में ये बहुत ही पुरानी स्टेयर्स भी हैं। और ये देखिए मुख्य चैत्य का हिस्सा है, इसमें कहीं कहीं पे दूसरे तरीके का ग्रेनाइट वगैरह भी यूज़ कर रखा है, और कहीं पे ब्लैक ग्रेनाइट भी यूज़ कर रखा है। और ये है मुख्य चैत्य का हिस्सा और अग्रभाग, और साइड में इसमें कुछ स्तूप बने हुए हैं, वो होपफुली बाद में लोगों ने बनाए होंगे। स्तूप यहाँ 2 तरीके के स्तूप हैं, कुछ हैं स्क्वायर हैं और कुछ हैं गोल स्तूप, और कुछ बहुत रेयरली ऑक्टागोनल भी हैं। और ये देखिए ये स्तूप देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए। और हम आप पहुँचे से मोनास्ट्री नंबर 7, और ये देखिए उसके अवशेष हैं। और ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि ये 3 लेवल तक अलग अलग राजाओं द्वारा अलग अलग बार बनाई गई मोनास्ट्री थी, और इसकी एक्सकेवेशन में इसकी खुदाई रोक दी गई थी, क्योंकि उनको ये ऐसा संभव था कि यहाँ पे कुआं दबा हो, जिससे निचले स्तर की वो खुदाई इन्होंने करी नहीं। और ये देखिए ये कितनी दूर तक फैली हुई मोनास्ट्री है, दूर तक देखिए आप। और ये इसके ऊपर जाना अलाउड नहीं है, तो हम नीचे से ही आपको दिखा पा रहे हैं इस समय। ये है, हम आप पहुँचे हैं इस मोनास्ट्री नंबर 8, और ये नालंदा विश्वविद्यालय का जितना भी जो भी आर्किटेक्चर है उसमें बड़ा अनूठा सा एक ये बिल्डिंग है। और ये है मोनास्ट्री, और इसमें बीच में एक देवालय था जिसमें भी ये इनके प्रोग्राम और ये जो भी मेडिटेशन ध्यान वगैरह होते थे। और ये बड़ा क्लियर कट इसमें बने हुए हैं, देखिए आप कि इसमें छोटे छोटे भिक्षुओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, और बीच में ये मंदिर टाइप का है। और इसी में देखिए एक बीच में यहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ है, और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से ये हम घुस रहे हैं एक मोनास्ट्री के किसी स्टूडेंट के कमरे में। और ये उस समय के का कमरा है, और जिसमें दिए जलाने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए ये आले बने हुए हैं अच्छे से। और ये बहुत ही
स्वच्छ और क्लीन, और एक इसमें कहा जा रहा है कि अपने लेवल का ये बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्चरल एक्सलेंस है इंडियन हिस्ट्री का। और इसमें यहाँ देखिए उस समय पिलर रहे होंगे जो बाद में तोड़ दिए गए लोगों द्वारा। और ये बीच में देवालय का वो था जहाँ पे एक मूर्ति स्थापित थी यहाँ पर। और बाकी ये सब उनके कमरे हैं स्टूडेंट्स के। हम पहुँच चुके हैं मोनास्ट्री नंबर 9, और अब हम उस मोनास्ट्री नंबर 9 में आपको लेके चल रहे हैं। और ये भी लगभग उसी तरह की मोनास्ट्री है, और इसमें भी स्टूडेंट्स के लिए चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, और बीच में इनके पढ़ने वगैरह का कुछ रहता होगा उस समय। और जो भी, और ये चारों तरफ स्टूडेंट्स के कमरे हैं, और ये बीच में इसमें एक कुआं भी बना हुआ है, और कुएं के पीछे बिल्कुल कुछ भट्टियाँ भी मिली हैं जो जिसमें कभी इनका खाना बनता रहा होगा स्टूडेंट्स का। और ये देखिए कितना भव्य, बिल्कुल आपको रोमांचित कर देगा। एक ईंट यहाँ पे कुछ बोल रही है, और ये है हमारी गोल्डन हिस्ट्री का एक अभिन्न अंग। तो ये है मोनास्ट्री नंबर 10। आइए चलते हैं लेकर आपको अंदर। और ये थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, और बेसिक चीज़ इनमें सब में वही है कि स्टूडेंट्स के रहने का चारों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं, बीच में एक उस समय का कुछ क्लासरूम वगैरह रहा होगा, और कुछ कपड़े से ये ढकते रहेंगे। ये पिलर है, उसके चारों तरफ पिलर लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये जो अलग अलग मोनास्ट्रीज़ का अलग अलग लेवल उस समय इस तरीके से रहा होगा कि अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स जो कुछ आज के उसमें हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सीनियरिटी के हिसाब से उनके लिए बने हुए होंगे। और ये देखिए सब उस समय से, ये कोई छोटा सा कॉमन एरिया रहा है, और ये इसमें एक मुख्य चैत्य है, एक साइड में एक और छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ाया जाता होगा या जैसा भी है। और ये है एक मोनास्ट्री। हम हैं मोनास्ट्री नंबर 11 में अब। और ये देखिए ये मोनास्ट्री जो है काफ़ी थोड़ा अच्छे फॉर्म में है, स्लाइटली बेटर फॉर्म में मिल रही है हमारे को। और इसमें भी वही चारों तरफ जो स्टूडेंट्स के रहने के वो थे, वो तो सारे जो मुस्लिम अटैक्स हुए थे बाद में कई, उन्होंने सब ये तहस नहस कर दिया था पूरा। और ये देखिए पिलर और जगह तो सब तोड़े हुए हैं बिल्कुल जड़ से, और ये अकेली मोनास्ट्री मुझे नज़र आ रही है जिसमें पिलर अभी भी खड़े हुए हैं। इस पिलर्स में वो कुछ कपड़े बांध के या जो भी किसी तरह का रूफ बनाते होंगे यहाँ पे मोनास्ट्री में। और ये देखिए कितना बड़ा इलाका है पढ़ाई के लिए। इसमें मतलब 500-600 स्टूडेंट्स बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और पिलर कई तो पिलर बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। कुछ में तो कुछ सिंबल्स भी हैं जो अभी हमें तो पता नहीं है कि क्या है उसमें लिखा। और ये देखिए चारों तरफ उस समय का आप अंदाज़ा लगाइए कैसा रहा होगा, कैसे भिक्षु चलते रहे होंगे इन मोनास्ट्री में, कैसे पढ़ते रहे होंगे, कितना लौकिक और कितना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर रहता होगा जो आज की डेट में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते सही तरीके से। पर बहुत ही ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग, मैसिव और अमेजिंग, मैजेस्टिक, वर्ड्स पूरे नहीं हैं इसके लिए। तो अब पहुँचे हम ये टेंपल नंबर 13। ये भी एक चैत्य है, और ये अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी भव्य चैत्य रहा होगा, भव्य मंदिर रहा होगा। और इसमें देखिए कि यहाँ से ये
स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ और ईंट। नीचे देखिए कितना ज़बरदस्त ब्रिक वर्क रखा है। और ये भव्य चैत्य मतलब मंदिर। और इसमें जो है बुद्ध भगवान की प्रतिमा थी इस ऊपर वाले हिस्से में, और जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं अभी। और ये देखिए कि उस समय ये जो सीमेंट वर्क रहा होगा, इस चीज़ से काम करते होंगे। चूना और ये ब्रिक का चूरा साफ नज़र आ रहा है। और इसी से पुराने घर भी बनते थे हिंदुस्तान में। 1950 तक हमारे शहर में भी जो घर बनते थे वो लगभग मिट्टी, चूने और चावल की उसमें भूसी मिलाई जाती थी और उड़द की दाल का छिलका मिलाया जाता था। वही सब मुझे भी यहाँ नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये बुद्ध भगवान की मूर्ति यहाँ पर थी इस ईंट के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो अब नहीं है। तो ये भी एक मंदिर था। और यहाँ से जो पूरी नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा भव्य 180 डिग्रीज व्यू आप देख सकते हो। और कितना भव्य रहा होगा इसका अंदाज़ा लगाना आपको मुश्किल है। हमारे को भी चलते चलते पसीने आ गए। 2 घंटे से चल रहे हैं और अभी कुछ ही हिस्सा हम देख पाए हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय के जो एक्सकेवेशन हुए थे वो इसी मोनेस्ट्री से चालू हुए थे। और इसमें देखिए सीढ़ियों का किस लेवल से बना रखी हैं, इतनी स्मूथ सीढ़ियाँ आजकल के मकानों में जो देखने को नहीं मिलती हैं। और इसके कई लेवल में कंस्ट्रक्शन था इसका बना हुआ। और चारों तरफ इसमें कहते हैं 34 कमरे थे जो भिक्षुओं के लिए थे। और बीच में गुप्ता डायनेस्टी में लगभग 4th सेंचुरी में ये इसमें एक बड़ा टेंपल था। और ये साइड में और कुछ इनके जरूरी काम के लाइब्रेरी वगैरह कुछ चीज़ें थी। और बैकड्रॉप में आप देखिए वो है भव्य सारीपुत्रा स्तूपा। ये कुछ उनके मुख्य लोगों के लिए रूम थे। और ये कह रहे हैं कि ये कुछ मेडिटेशन रूम्स हैं जिसमें कुछ अंधेरे में कुछ लोग मेडिटेशन करते थे, इस तरीके का देखिए आप। और ये एक एक्सक्लूसिव सा ब्लॉक है जिसमें मुझे लगता है कि उनके मुख्य लोग रहा करते होंगे। और उसमें इसके जो कमरे हैं काफ़ी बड़े हैं। और गेट पे सब दिए लगे हुए हैं शुरू में ही। और ये देखिए, ये तो हम आ पहुँचे नालंदा विश्वविद्यालय की उस समय की किचन में। और कितनी भव्य किचन है, देखिए कितना मैसिव किचन, कितने हजारों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खाना बनता रहा होगा। और सामने जो है वो 2 कमरे जो दिखाई दे रहे हैं वो गोदाम थे सिर्फ गेहूँ और चावल के। और इसमें से जले हुए चावल जब इसमें आग लगा दी थी खिलजी द्वारा तो सारे गेहूँ और चावल और काफ़ी जला हुआ खाना यहाँ पे बरामद हुआ था एक्सकेवेशन में। और ये यहाँ पे एक स्टैचू थी और जो इधर ईस्ट है और उधर वेस्ट है। तो यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल पत्थर लगा हुआ है। जब सूरज की रोशनी उस पत्थर पर पड़ती थी तो पूरा ग्लिटर करता था। और जब सन जो है वेस्ट की तरफ चला जाता था तो फिर वो इस साइड पे लाइट पड़ती थी इस पत्थर पे और फिर ये पूरा ग्लिटर होता था। तो ये लाइटिंग सिस्टम थे। और सीढ़ियाँ देखिए और कमाल का ड्रेनेज सिस्टम है हर तरफ से। और बहुत ही बेहतरीन उम्दा।
किचन के अंदर ही ये एक काफ़ी बड़ा कुआं था जो अब ऑलमोस्ट सूख गया। और ये देखिए ज़बरदस्त, किचन में पानी के लिए दूर ना जाना पड़े इसलिए कुआं बिल्कुल किचन के अंदर ही। ये किचन के एक एंड है, यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स जो हैं अब कटे हुए हैं और उस समय उन पिलर्स में कर्टन्स वगैरह यूज़ करते रहे होंगे। और ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ खास लोग यहाँ पे खाना खाते रहे होंगे पहले। और ये देखिए पिलर्स कटे हुए हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो खास लोग रहते होंगे इस समय, जो अधिकारी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या ये किचन का इलाका है। और जो खास इम्पोर्टेंट लोग रहते होंगे वो किचन के पास ही उनका रूम है, या तो ये किचन के लोग रहते होंगे यहाँ पे, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग यहाँ रहते होंगे कि ये थोड़ा हल्का सा फाइनर कैटेगरी में है। अगर आप कंपेयर करें जो स्टूडेंट्स भिक्षु उधर रहते थे जो हमने देखे थे विहार मोनेस्ट्रीज, तो ये थोड़ा स्लाइटली थोड़ा बड़े हैं और थोड़ा अच्छे हैं। इनमें आले दिए थोड़े ज़्यादा हैं। और ये है, देखिए आप एक कमरे में आपको लेके चलते हैं। ये देखिए ये दिया वगैरह के लिए आले हैं बने हुए। और देखिए ये ब्रिक स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के इन अवशेषों को यूनेस्को ने इनकी कल्चरल वैल्यू फॉर द वर्ल्ड को देखते हुए अपनी जो इनकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में 2016 में शुमार कर लिया था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। अपने बच्चों को भी लाइए, स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे वो भी यहाँ आइए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था और हम क्या थे और हम आज क्या बन गए हैं, बनते जा रहे हैं। हमारा ये एफ़र्ट आपको इतनी दूर तक लाने का और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को दिखाने का अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे प्रयासों को सराहने के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं राजीव ऋषिकेश, और अगले ट्रिप में फिर मिलते हैं जल्दी। कुछ अनोखी यात्राओं पे, कुछ अनोखी जगह पे आपको लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।